अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट थी, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी क्यों नाराज नजर आ रही है। आज फिर शर्जील मेमन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम बीबी पे तनकीद भी की और ये भी कहा कि वो हमारे एलाय भी हैं, लेकिन वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अपसेट है किसी चीज के ऊपर। उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। जस्टिस जहांगीरी साहब की जाली डिग्री वाला जो केस चल रहा था, उसमें अब कराची की यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री को कैंसिल कर दिया है। उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहले जरा जस्टिस जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से आपके साथ थोड़ी सी तफसीलात शेयर कर लें। कराची यूनिवर्सिटी ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की जो LLB की डिग्री थी उसको मनसूख कर दिया। ये सामने आप देख सकते हैं, कराची की यूनिवर्सिटी ने जनाब बाकायदा ये नोटिफिकेशन निकाला है और डिक्लेयर किया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को गौर से देखें, इसकी जो आखिरी 2-3 लाइनें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आखिरी 2-3 लाइनों में अगर आप पढ़ें तो इसमें उनकी जो डिग्री के LLB के रिजल्ट्स हैं, मिस्टर तारिक महमूद सन ऑफ काजी मोहम्मद अकरम, और बेरिंग सीट नंबर भी है, रोल नंबर भी, उनका एनरोलमेंट नंबर भी बताया गया है, सब कुछ है उनके पास। आगे वो लिखते हैं कि इज हेयर बाय विड्रॉन एंड कैंसल्ड। उनकी जो डिग्री है उसको हमने कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर लिया। अब हम तो बार बार सुन रहे थे कि जस्टिस जहांगीरी साहब की जाली डिग्री का केस, लेकिन यहां पे तो यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा कि उनकी डिग्री जाली है। उन्होंने कहा जी उनकी डिग्री हमने कैंसिल कर दी है, मनसूख कर दी है कुछ और वजूहात के ऊपर। अब पाकिस्तान में गिला शिकवा ये भी होता है कि निजाम जो है वो बड़ा स्लो है, निजाम अदल में किसी को इंसाफ नहीं मिलता। यहां पे तो कम से कम जस्टिस जहांगीरी साहब को ये शिकवा नहीं करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कल ही केस उनका वहां से डिसमिस हुआ सिंध हाई कोर्ट से, और आज ही जहां जो कराची की यूनिवर्सिटी है साथ ही उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। तो इतनी जल्दी इंसाफ जो है मेरे ख्याल में कम लोगों को ही मिलता है। पर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हेयर बाय विड्रॉन एंड कैंसल्ड, और इससे पहले अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ें तो उसके अंदर भी डिसिप्लिन का जिक्र है, दीगर चीजों का जिक्र है। कहीं पे ये जिक्र नहीं है कि ये जो डिग्री है ये जस्टिस जहांगीरी साहब ने जाली बनवाई है और ये डिग्री यूनिवर्सिटी की नहीं है, या वो उनके पास रोल नंबर नहीं था, या उनके पास ये चीज नहीं थी। इस सारी चीज के अंदर ये कहीं नहीं बताया गया कि जी ये डिग्री उन्होंने कहीं से और जगह से बना ली थी। जाली डिग्री तो ये होती है कि जो यूनिवर्सिटी ने इशू ना की हो, जो प्रॉपर चैनल के जरिए ना बनवाई गई हो, वो वैसे ही किसी ने किसी जगह पे प्रिंट कर ली हो, उसको जाली डिग्री कहते हैं। और वो जो जाली डिग्री पकड़ी जाती है तो यूनिवर्सिटी कहती है कि जी इस डिग्री से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी मान रही है कि उन्हीं की डिग्री है, लेकिन वो अब उसको मनसूख कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, अब उसको वो कैंसिल कर रहे हैं। वैसे एक वजीर आला ने पाकिस्तान के अंदर कहा था कि डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। पर एनीवे यहाँ पे बड़ा जिसे कहते हैं ना जल्दी इंसाफ हुआ है। और जस्टिस जहांगीरी साहब ने जो उनकी यूनिवर्सिटी ने डिग्री कैंसिल किया उसके ऊपर उनका ये कहना है कि कराची यूनिवर्सिटी की अनफेयर कमेटी के फैसले में वाजे नहीं किया गया कि मेरी LLB की डिग्री जो 32 बरस कबल जारी हुई थी अचानक क्यों ज़ेरे बहस लाई गई। कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री मनसूखी के फैसले पर जस्टिस तारिक जहांगीरी का रद्द-ए-अमल फैसले को बदनीति पर मबनी करार दे दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जहांगीरी साहब ने उठाया कि भाई आपको 32 साल बाद याद आया, ऐसा क्या हुआ कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वो आपको पता है कि इस्लामाबाद के जो हल्के हैं वो जब खुले थे और फिर वो जब आगे मामला चलना शुरू हुआ था, वहां से ये सारी चीज फिर उठी और फिर उसके बाद जो है मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं वो आपके सामने है। अब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के ऊपर आते हैं। आपको पता है कि गुज़िश्ता रात ही शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और उसके बाद मुख्तलिफ चीजें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती रही। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कुछ और लोगों से भी बात कर रहे थे, वहां पे भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ की। अब ये मुलाकात कितनी सिग्निफिकेंट है उसके ऊपर भी मैं आता हूं, दुनिया इसको कैसे देख रही है। देखें, कोई जो मर्जी कहता रहे कि ये मुलाकात सिग्निफिकेंट नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये है, वो जिसे कहते हैं ना कि अपना बंदा अपना कुछ साड़ निकालता रहे तो वो निकालता रहे। रियलिटी ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो लगता ऐसे है कि उनकी एक ही पॉलिसी है कि हमने ट्रंप को खुश करना है, ट्रंप को अपीज करना है। और आपने देखा कि कैसे दुनिया उसके आगे बिछी जा रही है।
कैसे जनाब वो अरब ममालिक उधर अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको तोहफे दे रहे हैं, जहाज उसको दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उनको कोई ना कोई वजह तो होगी। तो एक ऐसे माहौल के अंदर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आपके मुल्क के वजीर आज़म की तारीफ करता है और आपके आर्मी चीफ की तारीफ करता है, तो कोई अगर ये कहे कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये जो है हकायक के मुनाफी होगा। अब ये क्वेश्चन जरूर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो तो फकीर से भी पहले पूछता है कि भाई मुझे डील क्या दोगे अगर मैं तुम्हें चंदा दूंगा, तो वो पाकिस्तान से इसके बदले क्या लेगा, ये भी है ना। वैसे अगर आप इस वक्त भारतीय मीडिया को देख लें, वहां पे तो अब मोदी साहब के हाथ तो इस वक्त मातम बिछा हुआ है। वो तो मसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानियां बनाते रहे कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, पाकिस्तान के इदारे वहां पे दहशतगर्दी करवाते हैं, वहां पे ये होता है वो होता है। लेकिन वो जो सारा उनका बयानिया था वो तो उठा के अमेरिका ने उनके मुंह पे मार दिया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो मुलाकात हुई है ये इंपॉर्टेंट है और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब उनसे मिले हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है उनकी सिग्निफिकेंस से आप जो है इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, बड़ा क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों हम पे इतना मेहरबान है, क्या हम उसको क्या दे रहे हैं? मुख्तलिफ चीजों का जिक्र आ रहा है, वो चीजें आगे चल के पता चलेंगी। कुछ लोग जिस तरह नजम सेठी साहब जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं, कुछ और लोग किसी और चीज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऑफर किया जा रहा है। ट्रंप जैसा शख्स जो है जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी खड़ा होके ये रोना रो रहा हो कि जी 30-40 साल पहले मुझे इस बिल्डिंग का ठेका नहीं दिया गया था, तो वो आप समझते हैं कि किसी की तारीफ बगैर जो है कोई अपने उसके इंटरेस्ट के करेगा? बाकी देखें, इंटरेस्ट मुल्कों के ही होते हैं। अगर ट्रंप अपना इंटरेस्ट को कोई दिफा कर रहा है तो अच्छी बात है। अब यहां पे हमारा इम्तिहान ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कि जहां पे दुनिया ट्रंप की टेंशन लेने की कोशिश कर रही है और ट्रंप हमारी तारीफें कर रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर हम अमेरिका से क्या लेंगे, हमें उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी? तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्क्रीट चीज क्या आएगी पाकिस्तान के अंदर, क्या कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या चीजें आएंगी, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी चीज ये है कि मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चीजों के हवाले से बहस वगैरह भी हो रही थी कि जी ट्रंप साहब ने वो जहाज लगाया हुआ था अपने झंडे के साथ, तो वो इंडिया को कोई पैगाम था। वो तो इंतहाई आमियाना किस्म की बात है, टू बी ऑनेस्ट। वो तो सारी मुलाकातें ये सामने आप देख सकते हैं, तैयब उर्दगान साहब के साथ, दीगर लोगों के साथ जो भी मुलाकातें हुई थी, ट्रंप साहब ने अपनी वो एयरफोर्स का वो लगाया हुआ था, वो बैच सा जो उन्होंने लगाया हुआ था। अब एग्जैक्टली उसकी क्या वजह है लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन इसका इंडिया के साथ और पाकिस्तान और इंडिया की जंग के साथ कतन कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। वैसे ये जो सामने तस्वीर है इसमें शहबाज शरीफ साहब के जो कोट है उसके ऊपर भी दो झंडे लगे हुए हैं। एक तो झंडा पाकिस्तान का है, दूसरा टू बी ऑनेस्ट ब्लर है, तस्वीर पता नहीं चलता। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका का झंडा है। वैसे भी अगर अमेरिका का झंडा भी लगाया हो तो दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, तो ये एज ए फ्रेंडशिप जेस्चर लगाया जा सकता है, इसमें कोई कबात तो नहीं है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन यही है कि अब इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के लिए क्या आएगा, पाकिस्तान को क्या मिलेगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान की डील हुई है उससे भी अमेरिका नाराज हो सकता है, लेकिन अब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका को उससे कोई ज्यादा मसला नहीं है। अमेरिका ने उस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि बड़े गर्मजोशी से पाकिस्तान की लीडरशिप का वहां पे इस्तकबाल किया गया। अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि तजिए तबसरे तो इंतहाई आमियाना किस्म के सोशल मीडिया पे हो रहे हैं और आप उसको देखते हैं और आपको हंसी भी आती है, लेकिन एक चीज मैंने ऐसी देखी कि जिसके ऊपर थोड़ा सा मुझे रोना भी आया। ये सामने आप देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं और मार्को रूबियो साहब हैं, और ऊपर किसी ने लिखा हुआ है, ये ट्विटर पे किसी ने तस्वीर शेयर की हुई और लिखा हुआ है और लंगड़ा अडयाला में ही रहेगा, और तीनों हंस रहे हैं। अब ये तस्वीर अगर किसी आम बंदे ने, किसी ट्रोल ने शेयर की होती तो अलग बात है, लेकिन ये जिस शख्सियत ने तस्वीर शेयर की हुई है वो ये कहते हैं कि जनाब कि ये शख्सियत डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं शहबाज शरीफ के साथ। ये शहबाज शरीफ साहब के सरकारी वफ्द में शामिल हैं। ये इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, एयरफोर्स के जहाज में ये शख्सियत बैठ के गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या ये लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। अब ये इतना सिग्निफिकेंट इवेंट है, वहां पे बातचीत हो रही है, फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर है, वज़ीर आज़म साहब की तस्वीर है, मार्को रूबियो की तस्वीर है, तीनों हंस रहे हैं। लग रहा है ऐसा है कि कंफर्ट लेवल है, बातचीत हो रही है। उसके ऊपर सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक एडवाइजर हुकूमत के करीब जिनको तमगे दिए जाते हैं वो ये फरमा रहे हैं, वो शख्सियत ये फरमा रही है कि जी लंगड़ा अडयाला जेल में ही रहेगा। उस चीज के ऊपर ये तीनों हंस रहे हैं। अब ये जो ट्वीट है ये अमेरिका में भी लोग देखते होंगे। अमेरिका के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं, क्या पता उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लेके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया हो, आगे पीछे भेजा हो, तो इसकी जरूरत क्या है। अब बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि क्या ऐसी मोजिज शख्सियात जो हैं वो
किसी और को डिप्लोमेसी के ऊपर एडवाइस कर सकती हैं। पर एनीवे ये तस्वीर मैंने देखी तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक तरफ तो भारत के अंदर इस वक्त सफे मातम है, उनको बड़ा मसला है। वो तो कहते थे कि जनाब पाकिस्तान की सेना भी दहशतगर्द है, पाकिस्तान का ये भी दहशतगर्द है, वो भी दहशतगर्द है। वैसे उनको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा इशू नहीं होता भारतीय मीडिया को, टू बी ऑनेस्ट। उनको इशू हमेशा पाकिस्तान के इदारों से होता है, ISI से होता है, पाकिस्तान की आर्मी से होता है। जिस वक्त इमरान खान साहब थे उनके साथ ज्यादा इशू होता था। तो उनको हमेशा से जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भारत को बड़ा इशू होता है, और वो हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि जी ये दहशतगर्द हैं, ये अफगानिस्तान में वो कर रहे हैं। तो भाई आप लोग अफगानिस्तान में क्या फलाई इदारे खोल रहे थे? आप लोगों ने वहां पे मदर टेरेसा साहिबा को इंचार्ज बनाया हुआ था। हर मुल्क की एजेंसियां वही करती हैं जो उनका अपना मुफाद होता है। पर एक तरफ तो वो भारत के लोग काफी ज्यादा अपसेट लग रहे हैं, दूसरा इस सारी चीज के अंदर जहां पे ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, जिसका मैंने पहले भी कहा कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम ट्रंप को क्या ऑफर कर रहे हैं, वो भी सामने चीज आनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में वो चीज भी सामने आ जाएगी। अच्छा, जिसमें मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी काफी ज्यादा अपसेट है। अब पीपल्स पार्टी ने दोबारा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की और मरियम बीबी पे तनकीद की और काफी बातें वगैरह की। देखिए, है तो एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती। ये जो सिस्टम चल रहा है जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफा फिर हाइब्रिड निजाम की कामयाबी करार दिया है, इस सिस्टम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर ज्यादा नहीं तो कम भी किरदार नहीं है नून लीग से। अगर शहबाज शरीफ साहब आज वजीर आजम बन के बैठे हुए हैं तो उसमें जरदारी साहब की मंशा शामिल है, उनका वोट शामिल है। लेकिन जैसे इनको गायब किया गया इस सारी चीज के अंदर से पीपल्स पार्टी को, वो अनप्रेसिडेंटेड है। कहीं पे पीपल्स पार्टी को कोई साथ नहीं लेके जा रहे। अब एक लंदन से किसी शख्सियत को ले जाते हैं, आप फलानी जगह से किसी शख्सियत को ले जाते हैं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को साथ नहीं ले जाया जा सकता था? देखें ना, एंड ऑफ द डे इनके इत्तेहादी है ना, वो भी साथ जा सकते थे। पीपल्स पार्टी से कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत और भी साथ जा सकती थी, लेकिन किसी को साथ नहीं ले जाया गया और बिल्कुल इनको साइडलाइन कर दिया गया। और आलमी सतह पे जो कुछ भी हो रहा है उसमें पीपल्स पार्टी, ऑल्दो जिसका क्रेडिट है इस हुकूमत को बनाने में, ये निजाम एक दिन नहीं चल सकता पीपल्स पार्टी की मंशा के बगैर, लेकिन उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। और उसी वजह से मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी का गम भी है, गुस्सा भी है, और इसी वजह से वो हुकूमत के ऊपर लगता है तनकीद भी कर रहे हैं। और तनकीद उनको करनी भी चाहिए और क्वेश्चन भी करना चाहिए कि भाई हम क्या सिर्फ आपके इसलिए रह गए कि आपको वोट दें, आपकी हुकूमतें बनवाएं, अपने जो है ऊपर तनकीद करवाएं, और बाकी जो पूरी दुनिया में लाइमलाइट है उसमें पीपल्स पार्टी गायब, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा जी, पेशावर के जलसे के हवाले से खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक दफा फिर ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि 27 सितंबर को पेशावर जलसा जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अमन और इंसानी हकूक की तकरीम की बहाली करवाने के लिए होगा। मैं कैदोबंद की सोबतें इसलिए झेल रहा हूं ताकि मेरी कौम को हकीकी आजादी मिल सके। मुल्क भर से शहरी हफ्ते के दिन पेशावर जलसे में शिरकत करें और जुल्म के खिलाफ ऐलाने बगावत करें। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम 25 सितंबर को उन्होंने ये पैगाम दिया था। आज 26 सितंबर को ये पैगाम दोबारा रिपीट किया गया। अब पेशावर जलसे की बड़े पैमाने पे वहां पे तैयारियां वगैरह हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की टीम भी फुल एक्टिव है और बड़े बेहतरीन तरीके से कहा जा रहा है कि जी सारा इंतजाम किया जा रहा है। जुनैद अकबर साहब हो जाएं, आतिफ खान साहब हो जाएं, ये सब के मैं देख रहा था कि ये लोग भी अपनी अपनी तैयारियां लगे हुए हैं, अपने हलकों के अंदर लोगों को मुतहरिक कर रहे हैं। तो कहा यही जा रहा है कि एक बड़ा जलसा होगा और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी लोग जा रहे हैं इस जलसे में शिरकत करने के लिए। आप देखते हैं कि जी ये कैसे होता है और कितना बड़ा जलसा होता है। अली अमीन की टीम की बात करें तो फैसल अमीन साहब भी इसमें काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वैसे एक चीज मैंने नोट की है और ये क्रेडिट आपको फैसल अमीन को देना पड़ेगा कि मैंने अली अमीन साहब पे मैं काफी ज्यादा तनकीद भी करता रहता हूं और यहां तक कि खान साहब ने एक मुलाकात के अंदर लोगों को कहा कि जनाब के मैंने टीवी प्रोग्राम में देखा और मेरा नाम लेके उन्होंने कहा कि वो भी अली अमीन पे तनकीद कर रहा था, तो ये मसले हैं। तो ये उनको भी यकीनन पता चला होगा। लेकिन उसके बावजूद जब भी कोई खबर आती है, कोई ऐसी चीज होती है, जब भी कोई उनसे चीज की पूछी जाए कि जनाब ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो आगे से कम रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं, इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर देते हैं कि जी इसमें ये चीज है, वो चीज है। पिछले दिनों मैंने देखा कि अली अमीन साहब ने एक सहाफी के ऊपर जो है वो
کر دیا تک عزت کا دعویٰ. تو میں نے ان کو پوچھا ان سے کہ بھائی یہ کیا تک بنتی ہے, آپ کیوں صحافی کے اوپر تک عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں, تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. تو آگے سے انہوں نے بتایا کہ جناب اس صحافی نے پہلے علی امین صاحب کے اوپر تک عزت کا دعویٰ کیا, تو وہ انفارمیشن انہوں نے شیئر کی. باقی بھی جو مختلف قسم کے الزامات لگتے رہتے ہیں حکومت کے اوپر, تو کوشش ہوتی ہے ہر کسی سے ہم رابطہ کرتے ہیں, وفاق کے اندر بھی رابطہ کرتے ہیں, پنجاب کے اندر بھی رابطہ کرتے ہیں, سندھ میں بھی رابطہ کرتے ہیں, تو ہر جگہ سے کوشش ہوتی ہے کہ انفارمیشن حکومت کی جانب سے شیئر کی جائے. لیکن اس چیز میں نے دیکھا ہے کہ فیصل امین جو ہے وہ کافی متحرک ہیں, اور جو چیز بھی ہو وہ آگے سے جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ضرور شیئر کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ جلسہ کیسا ہوتا ہے, کتنا بڑا ہوتا ہے, اور جس کو پاکستان تحریک انصاف ایک تاریخی جلسہ کہہ رہی ہے, کیا یہ تاریخی جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تو کل ہی پتہ چلے گا. اچھا جی, آپ کو پتا ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول پر اس وقت جو شہباز زرداری صاحب کی حکومت ہے, یہ حکومت آپ کے اوپر 90 روپے 99 پیسے ٹیکس جو ہے لیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لیٹر ڈیزل کے اوپر 95 روپے 35 پیسے ٹیکس عائد ہے اس وقت. یہ ہے جناب شہباز زرداری صاحب کی حکومت کا اس وقت ٹیکسز کا حال. یہ جو 1 لیٹر پیٹرول جو ہے اس پہ 94 روپے اور 1 لیٹر جو ڈیزل ہے اس پہ تقریباً 95 روپے ٹیکس عائد ہے, آپ دیتے ہیں. تو جو قیمت آپ پیٹرول پمپ پہ ادا کرتے ہیں وہ پیٹرول کی قیمت میں سے آپ نکال لیں 100 روپیہ, تو تقریباً 100 روپیہ جو ہے ڈیزل پر اور پیٹرول پہ اس وقت پر لیٹر آپ صرف ٹیکس دے رہے ہیں. اچھا, ایک بڑی پریشان کن خبر ہے, آج کی خبر ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. لاہور میں پولیو وائرس کا خطرہ جو ہے وہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے, اور اس خبر کے مطابق جی لاہور میں پولیو وائرس کا خطرہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے. شہر کے تمام سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کی گئی ہے. قومی ادارہ صحت کے مطابق اگست میں لیے گئے تمام سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس موجود پایا گیا ہے. نمونے آؤٹ فال روڈ, محمود بوٹی, گلشن راوی, ملتان روڈ ڈسپوزل اسٹیشن سے حاصل کیے گئے تھے, جن میں وائرس کی موجودگی ثابت ہوئی ہے. اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 سال سے لاہور پولیو وائرس سے پاک نہیں ہو سکا. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم سب کو ایز اے پیرنٹس, ایز اے جو خاندان کے لوگ اپنے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے قطرے پہ لانے چاہیے, ذمہ داری لینی چاہیے. اگر کوئی ویکسین آئی ہے جو حکومت کہہ رہی ہے کہ بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے آپ لگائیں, تو ہم سب کو ذمہ داری سے وہ ویکسینز بھی لگانی چاہیے, پولیو کے قطرے پہ لانے چاہیے. جس طرح میں نے پہلے کہا, وہاں پہ حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ پولیو کا وائرس کیوں نہیں سیوریج سسٹم سے ختم ہو پا رہا, اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جہاں پہ ایک طرف لاہور کے سیوریج سسٹم میں پولیو کے جراثیم مل رہے ہیں, ان کی موجودگی ثابت ہوئی ہے, دوسری جانب لاہور کے اندر فضائی آلودگی کی یہ حالت ہے کہ دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ فضائی آلودگی میں پہلا نمبر لاہور کا دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ جانا نہ صرف لمحہ فکریہ ہے بلکہ یہ ایک سنگین ماحولیاتی بحران کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے. ابھی موسم سرما کا آغاز نہیں ہوا اور شہر کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 185 تک جا پہنچا ہے, جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے. حالیہ تباکن سیلاب کے بعد یہ نیا بحران اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ملک عزیز کس طرح بے حق وقت کئی اقسام کے ماحولیاتی چیلنجز کی زد میں ہے. 1 دہائی سے زائد عرصے سے لاہور سمیت ملک کے بڑے شہروں کو سموگ اور فضائی آلودگی کا سامنا ہے. تو بار بار جناب لاہور سے یہ خبریں آتی ہیں کہ وہاں پہ جو فضا میں آلودگی ہے اس میں کمی نہیں آ رہی, اور ابھی آپ نے پھر دیکھا کہ پہلا نمبر آیا ہے دنیا نیوز کے مطابق, جو دنیا نیوز نے رپورٹ کیا ہے, تو اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگین جہاں پہ ہم یہاں پہ حکومت کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہمارا اپنا بھی سب کا کردار ہے کہ گاڑیوں کا استعمال کم کیا جائے, اور پھر وہ جو آگ وغیرہ لگائی جاتی ہے, دیگر جو بہت ساری ایسی چیزیں ہر جگہ پہ ہم گند پھینکتے ہیں, پلاسٹک کے بیگز پھینکتے ہیں, تو ایز اے قوم بھی کچھ ذمہ داری ہمیں لینی پڑے گی اور اپنا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. اب کاربن فٹ پرنٹ کیا ہوتا ہے, مطلب کہ کتنی فضائی آلودگی میں ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں دن میں کتنے گھنٹے گاڑی چلاتا ہوں, میں کتنی آگ لگاتا ہوں, میں کتنا ربش پروڈیوس کرتا ہوں, میں کتنا جو ہے جہاز میں گھومتا ہوں, یہ ساری چیز کا جو ہوتی ہے یہ آپ کا ایک طرح سے کاربن فٹ پرنٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم سب جو ہے الیکٹریسٹی کی استعمال کم کر دیں, گاڑیاں چلانا کم کر دیں, دیگر چیزوں کے حوالے سے جو چیزیں فضا کو آلودہ کرتی ہیں ان کو ایک طرح سے کنٹرول کریں. پھر اس میں بزنسز جو ہیں ان کا کردار ہے, پھر جس طرح کوڑا کرکٹ جو پھینکا جاتا ہے, مطلب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بڑے لیول سے لے کے حکومتی لیول سے لے کے ایک عام بندے تک ہر کوئی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے.
بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.